नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वो प्रश्न क्या है कि साहित्य इतिहास लेखन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे आप। देखिए, अगर ये प्रश्न बड़े प्रश्नों के साथ पूछा जाए तो आप सबसे पहले साहित्य इतिहास की परिभाषा यहाँ जरूर दें, लेकिन क्योंकि उसके बारे में मैं पहले 2 वीडियो डाल चुकी हूँ तो आज यहाँ पर हम केवल समस्याओं पर बात करेंगे। देखिए, साहित्य इतिहास लेखन में आने वाली प्रमुख समस्याओं की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे पहली समस्या है वो क्या है? प्राचीन सामग्री का अभाव और प्रामाणिकता। देखिए, समय के साथ साथ कई जो प्राचीन रचनाएं हैं या पांडुलिपियां हैं वो नष्ट हो जाती है, जिससे उपलब्ध सामग्री अपूर्ण रह जाती है। कई कवियों और लेखकों के जन्म और मृत्यु की तिथियां भी संदिग्ध है। जैसे कबीर और सूरदास की अगर हम बात करें तो इनके जन्म और मृत्यु की जो जानकारी है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए जो रचनाओं की प्रामाणिकता और मूल प्रतियों की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। तो इसीलिए ये एक बड़ी समस्या है कि इतिहास लेखन के समय जब प्राचीन सामग्री को ढूंढा जाता है तो उसका अभाव और उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठता है। तो ये एक बड़ी समस्या है इतिहास लेखन में। दूसरा क्या है? काल विभाजन और नामकरण की समस्या। देखिए, हमारा जो साहित्य का इतिहास है वो काफी बड़ा समय काल इसमें समाहित है। आदिकाल से प्रारंभ हुई ये रचनाएं वर्तमान समय तक काफी विस्तृत हो चुका है हमारा जो साहित्य है। इसलिए इसको कालक्रम के अनुसार विभाजित किया जाता है। तो और जो हम कालक्रम के अनुसार जिसका विभाजन करेंगे उसका नामकरण भी करना होगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि काल का विभाजन कैसे किया जाए और फिर उस समय काल का नामकरण कैसे किया जाए। तो ये भी इतिहास लेखन में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि साहित्य को युगों में बांटना काफी कठिन है। साहित्य लगातार विकसित होता रहता है। विभिन्न युगों का नामकरण करते समय प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों और साहित्यकार को आधार बनाया जाता है, जिससे असहमति उत्पन्न होती है। देखिए, कुछ जो साहित्य का नामकरण है वो किसके आधार पर करते हैं? तत्कालीन जो शासन व्यवस्था है उसके आधार पर करते हैं। कुछ उस समय की प्रवृत्ति विशेष के आधार पर करते हैं। कुछ उसके समय काल के अनुसार करते हैं, जैसे हम कहें आधुनिक काल, या अगर हम भक्ति काल का नामकरण करें तो वो किसके आधार पर है? उस प्रवृत्ति यानी विशेषता के आधार पर। रीतिकाल को अगर देखें तो वो किसके आधार पर है? उस समय काल की विशेषता के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पर भी मतभेद होता है। रीतिकाल को कोई विद्वान श्रृंगार काल के नाम से अलंकृत करता है, तो कुछ जो विद्वान है वो उसे कहते हैं कि नहीं, ये रीतिकाल है। तो इस तरह यहाँ पर मतभेद होता है। जब विद्वानों के बीच में विचार विमर्श होता है तो काल विभाजन और नामकरण की समस्या भी सामने आती है। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, जो समस्या सामने आती है वो भाषा और लिपि में भिन्नता भी एक कारण है इतिहास लेखन की समस्या का। देखिए, साहित्य के शुरुआती दौर की भाषा जो जैसे अपभ्रंश और अवट थी, उसको समझना और उसका ऐतिहासिक क्रम निर्धारित करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो भाषा और लिपि की भिन्नता भी एक समस्या उत्पन्न करती है। चौथा क्या है? स्रोतों की विविधता और चयन। साहित्यिक ग्रंथों, शिलालेखों, पांडुलिपियों और मौखिक परंपराओं को मिलाकर सत्य का निर्धारण करना एक चुनौती है, क्योंकि साहित्य का इतिहास किस पर आधारित होता है? अधिकतर कोशिश की जाती है विद्वानों के द्वारा कि उसमें जो वास्तविक या सत्य तथ्य हैं उन्हीं को लिया जाए। किस साहित्यिक कृति को शामिल किया जाए और किसे नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। किस साहित्यिक कृति को शामिल किया जाए और किसे नहीं, इसका चयन करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत सारी गौण रचनाएं भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखती है। यानी जिन रचनाओं को हम प्रमुख रचना नहीं मानते बल्कि गौण रचनाएं मानते हैं, वो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हो सकती है। तो यहाँ पर जो स्रोत हमारे पास होते हैं हिंदी साहित्य लेखन के, उसमें अलग अलग विविधता पाई जाती है और उनका चयन करना भी काफी कठिन कार्य है, जिनके आधार पर कि साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। पांचवी हम समस्या देख सकते हैं कि आलोचकों और इतिहासकारों का पक्षपात। कभी कभी इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या विचारधाराओं से प्रभावित होकर लेखन करते हैं, जिससे लेखन की वस्तुनिष्ठता पर असर पड़ता है और वहां पर पक्षपात हो जाता है। तो ये जो आलोचक और इतिहासकार है
इन पर भी निर्भर करता है कि जब इतिहास के लेखन का कार्य किया जाता है तो वो किन विचारधाराओं से प्रभावित है, इस पर भी साहित्य लेखन आधारित है। उसके साथ है क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों की बोलियां, साहित्यिक परंपराओं को एक साथ जोड़कर साहित्य का इतिहास लिखना एक जटिल प्रक्रिया है। जो हिंदी प्रदेश नहीं है, यानी हिंदीतर प्रदेशों में रचे गए हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय संदर्भ में शामिल करना भी क्या है, एक चुनौती है। यानी संपूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में अगर हम किसी क्षेत्र विशेष के साहित्य को लेंगे तो वो भी हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सातवां यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, इतिहास का पुनर्लेखन। साहित्य में निरंतर नई जानकारी सामने आती रहती है, जिसके कारण समय समय पर इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्राचीन समय में लिखी गई जो घटनाएं हैं उनके बारे में अगर हमें कोई नई जानकारी किसी पुस्तक या साहित्य के माध्यम से मिलती है तो वो हमें उसमें जोड़नी पड़ती है। तो इसलिए इस पुनर्लेखन की आवश्यकता हमें पड़ती है। इतिहास बोध में परिवर्तन आने के कारण भी साहित्य के इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत बार बार होती है। इसीलिए साहित्य के इतिहास लेखन में यह समस्या भी आती है, क्योंकि जब इतिहास का पुनर्लेखन किया जाता है तो उसमें बहुत से तथ्य उसमें से निकल जाते हैं और बहुत सारी नई बातें उसमें शामिल हो जाती है। तो इस तरह से निष्पक्ष भाव से इतिहास को लिखना या साहित्यिक इतिहास को एकत्रित करना बहुत ही कठिन और मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए इन समस्याओं का सामना एक लेखक को करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतिहास लेखन की परंपरा जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी इन सब बातों का साथ साथ जिक्र किया है कि किसी भी इतिहास लेखक की रचना को क्यों पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया, किसको प्रमाणिक माना गया है, किसको अप्रमाणिक माना गया है। लेकिन इन बिंदुओं के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। वो वीडियो भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।